हेलो बच्चों, मैं आज क्लास 12 के दिगंत भाग 2 के काव्य खंड में से आपका पहला पाठ लेकर प्रस्तुत हुई, जिसका नाम है करबक। ये कविता काव्य खंड से है करबक, और इसके कवि जो हैं मलिक मोहम्मद जैसी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी एक सूफ़ी कवि थे और भक्ति काल के थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं पद्मावत है, और उसी पद्मावत में से ये 2 करबक लिए गए हैं, जिसका सारांश या भावार्थ हम आगे पढ़ेंगे। पहले लेखक से कवि से जुड़ी हुई कुछ बातें। इनका जन्म 15वीं शती में अनुमानतः है। यह वास्तविक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इनका जन्म इसी ईस्वी में हुआ है, लेकिन अनुमानतः इनकी रचनाओं को देखकर, इनके जो इतिहास को देखकर हमें अनुमान लगाते हैं बहुत सारे विद्वानों ने कि इनका जन्म 1492 ईस्वी में और मृत्यु 1587 ईस्वी में। निवास स्थान जायस है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और मरने उपरांत इनकी जो कब्र है वो अमेठी में है। इनके गुरु सूफी शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनके 2 गुरु हुए, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली। व्यक्तिगत रूप में हम देखें, इनका व्यक्तित्व रूप जो था वह चेचक के कारण इनके चेहरे पर कई सारे दाग थे, बहुत ही, जो कि देखने में ये भद्दा लगते थे, यानी रंग रूपहीन थे। साथ ही साथ ये बाईं आँख और बाईं कान जो है दोनों से वंचित थे, यानी ये काना थे, हम कह सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा है, जिसमें से पद्मावत बहुत अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुई। ये रूपहीन जरूर थे, बट ये गुणहीन नहीं थे, गुणवान थे। इसलिए तो उनके जाने के उपरांत आज हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। उनकी ख्याति विश्व के कण कण में है। तो इस पाठ से जुड़े कुछ वैकल्पिक। जैसी का पूरा नाम क्या था? तो मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी किस धारा के प्रमुख कवि रहे? तो भक्ति काल के निर्गुण धारा के सूफी काव्य, जिसको प्रेम मार्गी काव्य कहा जाता है, रहे। जैसी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जो कि मैंने पहले बताया। जैसी के लिखे काव्य किनके द्वारा संपादित किए गए हैं? तो इनके जैसी ग्रंथावली के नाम से डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी और जो है आपके माता प्रसाद गुप्त ने इनका संपादन किया। जैसी किस भाषा के कवि थे? तो जैसी ठेठ अवधी के कवि थे। पद्मावत रचना में किसके प्रेम कथा की कहानी है? तो चित्तौड़ नरेश, रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। पद्मावती की प्रेम कथा इसमें है। जैसी के प्रिय अलंकार क्या है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। पद्मावती में कुल कितने खंड है? तो 57 खंड है, 57। इससे आपके पद्मावती के बारे में, पद्मावत रचना के बारे में इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इस जो ली गई है करबक, वो उनकी उसी पुस्तक से है, इसलिए हम उनके हर चीज़ को जानेंगे। तो प्रथम करबक, जो कि आपके पास ज़रूर बुक होंगी, उससे पढ़िएगा। थोड़ा सा पढ़ने में आपको इसलिए परेशानी होगी क्योंकि यह जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। तो प्रस्तुत करबक में कवि ने क्या कहना चाहा है? तो प्रस्तुत करबक में कवि अपने रूपहीन और एक आँख के अंधे होने का बड़े ही विनम्र और लेकिन स्वाभिमानी ढंग से वर्णन किया है। यानी इस पद में उन्होंने अपने व्यक्तिगत चित्रण तो किया ही है, लेकिन उस व्यक्तिगत चित्रण में विनम्रता झलकती है, साथ साथ में स्वाभिमान का भी भाव है। वे कहते हैं कि उनकी ही आँख है, लेकिन वह चंद्रमा की तरह प्रकाशमान और गुणवान है। कहने का मतलब है उनके पास एक ही आँख है, लेकिन वह ठीक उसी प्रकार प्रकाशमान और गुणवान है जिस प्रकार से चांद है। वे उदाहरण देते हैं कि चंद्रमा में भी कुछ दाग है। जिस तरह से चांद, जो कि इतना सुंदर है, फिर भी उसमें कुछ न कुछ कमी है, उसमें भी एक दाग है। उसी तरह हम तो इंसान हैं, हम में रूपहीन जरूर है, लेकिन हमारे अंदर गुणवान है, और वो गुण ही पूरे संसार को प्रकाशमान कर रही है।
लेकिन वह पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। उन्होंने अपने गुणों के माध्यम से अमरता प्राप्त की है। यानी आज हम जयसी को तो व्यक्तिगत रूप से नहीं जान रहे, लेकिन उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद हम उनके भाव से परिचित होते हैं और आज भी उनकी रचनाओं को पढ़ा जाता है। तो सोचिए, उन्होंने अपनी लेखनी से यश की प्राप्ति की है, अमरता की प्राप्ति की है। प्रथम करबक में उन्होंने ये कहा। द्वितीय करबक कवि क्या कहते हैं, तो इसमें कवि अपनी काव्य रचना और प्रेम पीड़ा का गुणगान करते हैं। उन्होंने किस तरह से काव्य की रचना की है और उस काव्य में क्या है उसके बारे में बताते हैं और अपने साथ साथ अपनी प्रेम की पीड़ा को भी। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने महाकाव्य पद्मावत की रचना अपने रक्त की लेई यानी गोंद और प्रीति प्रेम के आंसुओं से की है। कहना कि उन्होंने जो इतनी बड़ी और प्रसिद्ध रचना की है महाकाव्य पद्मावत, वो अपने रक्त की लय से उसे जोड़ा है और प्रेम के आंसुओं से सींचा है। उनकी यह रचना संसार में हमेशा याद रखी जाएगी और उनकी प्रेम पीड़ा की निशानी बनी रहेगी। इसलिए पद्मावत का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आज पद्मावत के कोई भी पात्र आज जीवित नहीं है। ना रत्नसेन है, ना पद्मावती है, ना अलाउद्दीन है और ना ही सुआ है यानी तोता है। फिर भी उनके यश की कहानी हम पढ़ते हैं कविताओं के माध्यम से, फिर भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये उनके अंदर के गुण हैं, लेखक के गुण हैं। उनकी रचनाओं को उन्होंने इतना सख्त बनाया है कि सभी लोग इसे पढ़ने के लिए विवश हैं और उसे पढ़ भी रहे हैं। चलिए, इसके बाद और कुछ प्रश्न है इस प्रकार है। प्रस्तुत करबक उनकी किस रचना से ली गई है, तो पद्मावत उनकी रचना है और उसमें जो 57 खंड है उसमें से स्तुति खंड और प्रारंभिक खंड से लिया गया है। किस रचना में सुआ का जिक्र हुआ है, तो उनकी पद्मावत में ही एक सुआ है यानी तोता है जो कि बहुत बुद्धिमान है। पद्मावत में खलनायक कौन है, तो अलाउद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन जो है वो खलनायक है। यानी रत्नसेन और पद्मावती दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ अलाउद्दीन पद्मावती के रूप सौंदर्य की गाथा किससे सुनते, एक तोता से सुनता है और उस पर मोहित हो जाता है, उसे पाना चाहता है। तो अलाउद्दीन भी पद्मावती को चाहता है, लेकिन पद्मावती रत्नसेन को, यानी त्रिकोण 3 कोण का प्रेम है इसमें। तो चलिए, इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा और उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए। चलिए, कुछ व्याकरण भाग है जो कि हमेशा सदैव आपको काम आएंगे। पर्यायवाची शब्द, नयन को नयन, लोचन, नेत्र, आँख, चक्षु, आप कुछ भी कह सकते हैं। आम, रसाल, आम्र, सौरभ, अमृत फल, अम्ब। चंद्रमा को शशि, चांद, राकेश, मयंक, सोम। रक्त, खून, लहू, रुधिर, राजा, नृप, नरेश, भूपति, सम्राट इत्यादि। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून इत्यादि। मानक रूप लिखे, यानी यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसको पुस्तक में किस तरह से लिखे रहते हैं, यानी शुद्ध। त्रिशूल, तो त्रिशूल इस ढंग से। दर्पण आपको यहाँ दिया गया है। निर्मल, पानी, रक्त, कीर्ति, पूरक यानी पुरुष, प्रेम यानी प्रेम, नखत यानी नक्षत्र। तो चलिए, इस पाठ को मैंने पूरी तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। अगर इसमें और कोई प्रश्न किसी प्रकार के बच गए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। चलिए, तो बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।